हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग वर्ग 10 के फिजिक्स के यानी भौतिकी के चैप्टर 1 के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए मैं पेन चूज कर लेता हूँ। तो चलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखिएगा और जो कुछ भी आपका सजेशन हो तो प्लीज़ आप लोग सजेशन देने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट यानी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, जिसमें हम लोग पूरे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगर आप लोग इस हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और जो कुछ भी आपका सजेशन है वो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण किस तरीके से गमन करती है। जैसे कि यहाँ पे अगर एक बल्ब है तो बल्ब से अगर जो लाइट निकलेगी तो हमेशा एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, यानी जो प्रकाश की किरण होगी वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, यानी प्रकाश सबसे धीरे कहाँ चलता है, यानी सबसे धीरे प्रकाश का वेग किस तरीके में चलता है। तो देखिए, जिस तरीके से ये जो प्रकाश जो लाइट जो होता है वो अगर ज़्यादा व्यवधान होगा तो वो धीरे चलेगा और अगर कम व्यवधान होगा तो बहुत तेज़ी के स्पीड से निकलेगा। तो जैसे कि इसका जो क्वेश्चन है कि प्रकाश का न्यूनतम वेग कहाँ होता है, तो सबसे कम जो व्यवधान होता है प्रकाश का वो निर्वात में होता है, यानी यहाँ पे सबसे तेज चलेगी। जल में उसके बाद यानी सबसे ज़्यादा जो इसका न्यूनतम वेग यानी सबसे धीरे जो है प्रकाश की किरणें वो आपको कांच में चलेगी। कहाँ चलेगी? कांच में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा कैसा रहेगा, यानी मोटर गाड़ी यानी ये जो अगर कोई कार है तो उस कार के सामने में किस तरीके का लगा रहेगा कार। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने में हमेशा जो दर्पण लगा रहेगा वो उत्तल दर्पण होगा। कैसा होगा? उत्तल, जिससे कि वह बड़ा करके किसी भी चीज़ को देख सके। अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होती है वह इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है जो ऐसे करके, और ये प्रकाश को क्या करती है? छितरा देने का काम करती है। सॉरी, ऐसे करके पीछे से लगा हुआ रहता है, ऐसा लाइट आएगी और इस लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा। हमेशा जैसे कि आप अगर किसी आईने के सामने अगर आप खड़े हैं तो आप जो अपना फिगर देखेंगे वो हमेशा काल्पनिक ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो लेंस को हम लोग डायोप्टर से नापते हैं और इसको D से डिनोटेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले दर्शकों को कहा जाता है, तो इसी को हम लोग किरण आरेख के नाम से जानते हैं। प्रकाश की किरण के पथ को दिखाने वाले रास्ते को हम लोग किरण आरेख कहते हैं। अगला है कि 2D लेंस वाली क्षमता का फोकस अंतर क्या होगा। तो 2D वाले को 50 होगा, क्योंकि 1D बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तो 2D बराबर हो जाएगा आपको 50 के आसपास। ठीक है, यानी 1/100 सेंटीमीटर के आसपास होता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर होगा। अगला है किसी उत्तल लेंस की फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो 2D होगी लेकिन +2 होगी। 2D होगी लेकिन +2 होगी। कारण क्या है? क्योंकि उत्तल लेंस का जो भी अगर हम लोग चिन्ह परिपाटी देखेंगे तो हमेशा उत्तल लेंस में इस तरफ फोकस बनेगा और ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ होता है। और प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों की समूह को हम लोग किरण पुंज के नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और ऋणात्मक दोनों नहीं होगी, सिर्फ धनात्मक होगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा गोली दर्पण है, इसको दो भागों में काट देंगे, ये उत्तल दर्पण होगा, ये उत्तल लेंस होगा, ये अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी। तो अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक नहीं होगी, सिर्फ ऋणात्मक होगी। यानी आपका आंसर क्या हुआ, क्योंकि उत्तल लेंस का धनात्मक होता है और अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी, अभिसारी का मतलब सारी की सारी किरणों को एक जगह पे जमा कर लेगी। तो उत्तल लेंस का काम ही है कि सभी किरणों को एक जगह जमा करना। अगला है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, सारी की सारी जो प्रकाश की किरणों है उसको फैलाने का काम करती है। इसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो लाइक निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के पदार्थ में युक्त नहीं किया जाता। तो इसका आंसर होगा मिट्टी। यानी मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। अगला है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण में ऐसे करके अगर लाइट जाएगा, सॉरी, ऐसे करके अगर लाइट जाएगा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, हमेशा छोटा चित्र बनाएगा। जिस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण। जो अवतल दर्पण होगा उसमें वस्तु से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगला है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो दो। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाती है तो वह जब, जैसे कि अगर ये मान लीजिए कि ये एक हवा है, ठीक है, और यहाँ से अगर प्रकाश की किरण आ रही है, कांच में जब जाएगी तो ये अभिलंब की तरफ, अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी, अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी। यानी किधर मुड़ेगी, अभिलंब के निकट। यानी ये अगर लंब है तो ये अभिलंब के निकट, फिर जब ये बाहर जाएगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। अगला है कि फोटोग्राफी का कैमरा कैसा। तो जैसा कि आपका आंख का कैमरा होता है वही फोटोग्राफी का भी कैमरा होता है। यानी फोटोग्राफी में भी उत्तल लेंस का भी इस्तेमाल होता है। साइड मिरर के रूप में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो साइड दर्पण के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी मिल जाए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 होगी। तो यानी हम लोग जैसे कि जानते हैं कि एफ बराबर होता है 2d, ठीक है, सॉरी, डी, एफ बराबर, सॉरी, डी बराबर होता है 2f, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या यानी ये 10 है तो डी बराबर कितनी हो जाएगी, 20। अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस के द्वारा। अगला है कि परावर्तन के नियम से क्या है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, यानी कि यही है परावर्तन है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण नहीं होगा, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण होगा, ये नहीं। परावर्तन कोण और अपवर्तन, आपतन कोण तो होता ही नहीं है, ठीक है। परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का मान हमेशा एक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है दोस्तों, सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, हमेशा 2। जैसे कि अगर ये एक लेंस है, ठीक है, तो एक फोकस इधर की तरफ होगी f1, इधर एक फोकस इधर की तरफ होगी f2। अगला है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसा होती है। तो अवतल ही होगी। क्यों, क्योंकि यह लाइट को विसरित करती है। दाढ़ी बनाने में कैसा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह छोटे छोटे चीज को बहुत ही बड़ा करके दिखाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो उत्तल लेंस है तो प्लस 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि 1 डायोप्टर बराबर 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। किसी गोली दर्पण और किसी पतले गोली दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो लेंस क्या है।
तो अगर ऐसा लेंस होगा तो ये दोनों अवतल लेंस होंगे। दोनों कैसे होंगे? लेंस की फोकस दूरी 15-15 सेंटीमीटर है, यानी 15 में नहीं है, सॉरी ये -15 है, वही तो है ना, तो 15 में तो उत्तल हो जाएगा ना, -15 है, तो यानी यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। अगर -15 सेंटीमीटर है तो यह लेंस दर्पण दोनों अवतल ही होंगे। अगला है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के और प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक क्या होता है? तो sin I बटा sin R। ठीक है, ये भी स्नेल का नियम, इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। सही है, एक अवतल लेंस क्या होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी ये इस तरीके का बना हुआ होगा, और जो अवतल लेंस होगा वो इस तरीके का बना हुआ होता है। ये अवतल है और ये उत्तल है। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो u बाई v के। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? v बाई, यानी आंसर क्या होगा? डी। किसी गोली धर्म के फोकसांतर और वक्त है तो f बराबर क्या होता है? 2/r। f बराबर क्या होता है? 2/r, यानी आपका आंसर क्या होगा? ओके, यानी r अगर हम लोग रेडियस करेंगे तो r बराबर 2f होगा। सॉरी, यहाँ भी तो बतवा बराबर ही नहीं हुआ, सॉरी ये नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? r बराबर 2f। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे कि क्योंकि ये जो अवतल सोलर कुकर में क्या किया जाता है कि जितने भी जो लाइट, जो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं उससे एक जगह विस्तृत करके जमा करनी रहती है, इसीलिए हम लोग सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा रहता है तब प्रतिबिंब कैसा होगा? जब तो बड़ा और वास्तविक कैसा होगा? बड़ा और। उत्तल लेंस में जब f और 2f, यानी कि अगर ये उत्तल लेंस है और ऐसे करके लाइन गई है, और ये अगर f और 2f के बीच में अगर यहाँ पे अगर कोई रखा हुआ है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। दो वक्रतिलों के सॉरी दो वक्री पृष्ठों के से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग गोली लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो वह जो बाहर की तरफ वक्रित रहता है वो क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा सी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र का दर्पण किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है क्या? तो बी होगा ध्रुव, यानी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव के नाम से जानते हैं, यानी ये बीच का जो केंद्र होगा ना, ये ऐसे करके लाइन गया, मान लीजिए ये है, तो इसी को हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं। अगला है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, यह मात्रक भिन्न होता है, यानी किसी लेंस द्वारा आवर्धन यानी m का कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता है। किसी लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र के द्वारा कहते हैं। अगला है कि किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप इनमें से कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगला है कि इसमें से कौन दर्पण सूत्र है? इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी 1/v प्लस 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f, यानी आपका आंसर क्या हो गया? ए। अगला होता है गोली दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो इसे हम लोग CPOF यानी कि C से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, सॉरी छाल नहीं चाल, प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलती है, यानी और सबसे तेज यही रहती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। उसके अलावा किसी दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि पतले लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होती है, अधिक या कम? तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। उसके बाद मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होगी। सिंपल है, पतला का तो मोटा का भी अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रहे बिंदु की प्रकृति कैसी होती है? तो आभासी और सीधी। कैसी होगी? आभासी और सीधी, यानी अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंदु, जैसे कि ये ऐसे समझ लीजिए,
ध्रुव, यानी ये ऐसे करके लाइन है, ये हो गया तो आपको ध्रुव, और ये हो गया आपका फोकस। इसके बीच में रखी गई वस्तु कैसी होगी? आभासी और सीधी होगी। तो उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र मुख्य फोकस के बीच बने बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, यानी उत्तल लेंस में हमेशा आभासी और उल्टा होगा। उत्तल लेंस का बना हुआ कैसा होगा? आभासी और उल्टा, सॉरी, आभासी और सीधा, ठीक है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब का स्थिति होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे, अवतल दर्पण है जैसे कि ऐसे, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी, ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब होती है अनंत पर, यानी कि अगर मुख्य फोकस पर अगर कोई चीज रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की भी इसका भी अनंत हो, यानी मुख्य फोकस पर कुछ भी चीज वस्तु रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर ही बनेगा। अगला है कि बी, अगला, ठीक है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब कैसे बनेगी, यानी अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे, मुख्य फोकस, अवतल लेंस के अगर मुख्य फोकस पर रखेंगे तो इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच में होगी। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो इसका जो उत्तर होगा वो बी, फोकस पर। अगला है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो दोस्तों ये इसका अगर अनंत पर है तो क्या होगा, ये फोकस पर, यानी ऐसे करके लाइट आएगी और ये फोकस से पास करेगी, ठीक है, यानी ये फोकस हो गया। अगला क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश किरणों का अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जैसे कि ये अगर प्रतिबिंब है तो ऐसे करके सफेद प्रकाश गई तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, जिसको हम लोग विविगोर के नाम से भी जानते हैं। अगला है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण के उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी, यानी मुख्य फोकस से गुजर, अगर मुख्य फोकस से अगर हम इसको गुजार रहे हैं तो ऐसे करके मुख्य फोकस से अगर हम लोग गुजार रहे हैं तो ये इसके समानांतर चली जाती है। क्या हो जाएगा, इसके समानांतर चली जाती है, आंसर हो जाएगा ओके, हाँ, आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष और समानांतर पर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण के पश्चात कहाँ जाती है, तो ये डी, निर्गत किरण के मुख्य अक्ष से चली जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर का पूरा क्वेश्चन था, और इसके बाद इसी चैनल पर आपको इसका जो सेकेंड चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में, यानी जो बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें आपको हेल्प करेगा अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, और इस पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया, जो भी आपकी जो राय होगी तो वो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और हम जितना जल्दी संभव होगा आपके कमेंट का उत्तर करेंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों।